इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के बिगेस्ट अचीवमेंट यानी कि G20 के बारे में। G20 का सफल आयोजन। दिल्ली में G20 बेहद सफल रहा है। The G20 summit has concluded. India has achieved whatever it set out to do. अब G20 तो खत्म हो चुका है, लेकिन उससे इंडिया को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला है और इस सक्सेस के बाद मुझे ये लगता है कि हमारा सपना यानी कि हम सब यही चाहते हैं कि जो इंडिया है ना वो नंबर 1 इकोनॉमी बन जाए वर्ल्ड की। उस सपने के हम लोग काफ़ी ज़्यादा करीब हो गए हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि G20 फेल हो जाएगा, लेकिन इंडिया ने इन सभी प्रेडिक्शंस को रॉन्ग साबित कर कर आज बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 5 डिसीजंस, मेजर डिसीजंस G20 में लिए गए, कौन कौन से डिसीजन की वजह से कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं वो इंडिया में बूम होंगे, साथ में हमारी कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस बनेंगे। सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज तो मैं आपको बताता हूं, आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि अब G20 नहीं रहा, अब वो हो चुका है G21। G20 में 19 इंडिविजुअल कंट्रीज होती हैं और एक होता है यूरोपियन यूनियन। अब उसमें अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया के लिए क्यों एक बिगेस्ट अचीवमेंट है। मैं आपको बताती हूँ कि अफ्रीका ने खुद हमारे पीएम यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी जी को कांटेक्ट किया था और बोला था कि उनको परमानेंट मेंबरशिप चाहिए G20 में, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सारे G20 लीडर्स को एक चिट्ठी लिखी और उसमें बताया कि क्यों G20 में अफ्रीका यूनियन ऐड होना चाहिए। एंड गेस व्हाट, अब वो G20 में ऐड हो चुके हैं। एक हमारे लिए ये बहुत बड़ा और प्राउड मोमेंट है कि हमारे इंडिया के लीड करने से यानी कि इंडिया के कहने से आज एक अफ्रीकन यूनियन G20 में ऐड हो चुका है, G21 हो चुका है। अब इससे हमारा क्या फायदा होगा, क्योंकि हमें जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मिनरल्स चाहिए होते हैं वो हमें अफ्रीकन यूनियन से मिल सकते हैं, तो एक वो भी हमारा बेनिफिट हो जाएगा। और यही नहीं, अफ्रीका यूनियन वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। दूसरे डिसीजन पे आते हैं जो कि G20 में लिया गया। नेक्स्ट डिसीजन लिया गया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लेकर, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि अब कार्बन एमिशन को कम करना पड़ेगा, साथ में इथेनॉल को यूज कर बायोडिग्रेडेबल करना पड़ेगा। उससे पहले आप आगे बढ़ो, मैं आपको समझा देती हूँ कि इथेनॉल बेसिकली है क्या। इथेनॉल एक बायोफ्यूल होता है जो बेसिकली गाड़ियों में यूज किया जाता है, और अब तो गाड़ियों में पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिक्स किया जा रहा है। 2022 का अगर मैं इंडिया की बात करूं तो गवर्नमेंट का ये टारगेट था कि 10% इथेनॉल मिलाया जाएगा, लेकिन और साथ में ये भी बोला गया था कि 2030 तक टारगेट जो है वो 20% तक इंक्रीज किया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको रिवाइज कर दिया और बोला है कि अब 2025 तक ही 20% तक का टारगेट इंक्रीज कर दिया जाएगा। साथ में अगर अभी आप कोई भी नई गाड़ी लेते हो ना तो वहां पर EU लिखा होगा जिसका नाम है इथेनॉल फ्यूल। पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिला होगा और 2025 तक हमारा यही टारगेट है कि उसे 20% कर दिया जाए। साथ में आपको एक और चीज बता देती हूँ कि 2070 तक गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि हमारी कंट्री में कार्बन होगा ही नहीं, हम सिर्फ बायोडिग्रेडेबल तरीके से ही इंक्रीज करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। और साथ में आपको एक और चीज बता देती हूँ कि इसमें सारी कंट्रीज ने एग्री कर लिया, यानी कि 19 कंट्रीज ने, लेकिन 3 ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने इसको लेकर डिनाइल कर दिया, यानी कि मना कर दिया। वो कौन सी 3 कंट्रीज हैं? पहली कंट्री है चाइना, रशिया और साथ में सऊदी अरेबिया। अगर देखा जाए तो रशिया और सऊदी अरेबिया का इसमें सेंस भी बनता है, क्योंकि वहां पर ऑयल जनरेट होता है। अगर वहां से ऑयल आना बंद हो जाएगा तो उस कंट्री का काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। इस वजह से उनका इस डिसीजन में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज ने और इंस्टीट्यूशंस ने इसमें एग्रीमेंट दे दिया, यानी कि वो लोग इससे एग्री करते हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ अगर हम देखें तो अगर हम अचीवमेंट कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो टारगेट है वो हम अचीव कर लेते हैं, तो इससे 2 सेक्टर्स
काफी ज्यादा बूम करेंगे। एक तो हो जाएगा शुगर सेक्टर और दूसरा हो जाएगा इथेनॉल सेक्टर। अब मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपको इन सब चीजों का प्रॉफिट कमाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी होगी, आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा, जिसकी वजह से आपको भी इन सब चीजों से प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप क्या कर सकते हो, आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी डीमैट अकाउंट के लिए। आप वहां पर जाकर फ्री में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी कर सकते हो। अब आ जाते हैं दोबारा से टॉपिक पर कि अब शुगर सेक्टर इसमें कैसे इंक्रीज होगा। मैं आपको एक बार एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि इथेनॉल बनता कैसे है। बेसिक सबसे पहले तो इसमें बायोफ्यूल का जनरेशन किया जाता है, यानी कि जो क्रॉप्स बर्बाद हो जाती है उनको रिफाइन किया जाता है, उसके बाद उसे इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है। पहले वो शुगर में कन्वर्ट होता है, फिर उसको रिफाइन करके ग्राइंड करके इथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस रीजन से ही शुगर की इंडस्ट्री यानी कि शुगर सेक्टर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और साथ में इथेनॉल सेक्टर भी बहुत ज्यादा बूम करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बड़े डिसीजन पर, जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये कॉरिडोर बेसिकली यूएस, यूएई, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन को कवर करेगा। इसमें क्या किया जाएगा कि एक कॉरिडोर बनाया जाएगा इन सभी कंट्रीज के बीच में, जो कि हमारे रेलवे से कनेक्ट होगा, रोड से कनेक्ट होगा और शिपमेंट से भी कनेक्ट होगा। अब आप सोच सकते हो कि ये एक बहुत बड़ी डील है इंडिया के लिए। यहाँ तक कि सभी प्रेसिडेंट्स का भी यही कहना है कि इट्स अ बिग बिग डील फॉर इंडिया एंड ये बहुत बड़ा अचीवमेंट भी हो सकता है इंडिया के लिए। This is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. अब मैं आपको एक बार मैप के थ्रू समझाती हूँ कि ये कॉरिडोर आखिर बनाया कैसे जाएगा। इससे पहले ये जान लेते हैं कि इस टॉपिक पर पीएम नरेंद्र मोदी का क्या कहना है। Today we all have reached an important and historic partnership in the coming times. It will be a major medium of economic integration between India, West Asia and Europe. The corridor will give a new direction to connectivity, sustainable development of entire world. अब आपको स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा होगा, तो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो इंडिया से कनेक्ट किया जाएगा ईस्ट कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर जो है वो इंडिया से अरेबियन गल्फ तक कनेक्ट किया जाएगा। साथ में अरेबियन गल्फ से फिर कनेक्टिंग होगा नॉर्दर्न कॉरिडोर, जो कि यूरोप तक कनेक्टेड होगा। अब आप ये भी सोच सकते हो कि हमें इस कॉरिडोर से कितने सारे अचीवमेंट्स होंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें सप्लाई चेन्स इंक्रीज हो जाएंगी, यानी कि ट्रेड भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और दूसरी कंट्रीज से हमारा कनेक्टिविटी इंक्रीज होगा और साथ में क्या होगा, जॉब्स इंक्रीज हो जाएंगी, यानी कि लोग वहां तक इजीली पहुंच पाएंगे और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली हैं। साथ में अभी इसका एक डिटेल्ड प्लान भी आएगा, जो कि अभी तो नहीं आया लेकिन 2 से 3 महीने बाद जरूर आ जाएगा और आते ही मैं आपको उसकी अपडेट भी दूंगी, आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगी उसके बारे में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन पर, जिस पर सभी कंट्रीज ने बहुत एग्री किया है कि हाँ अब इस चीज की भी जरूरत है। इसका नाम है ट्रिपल द रिन्यूएबल कैपेसिटी, यानी कि अब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है पूरे वर्ल्ड वाइड, अगर देखा जाए, अगर हम साइंटिस्ट की रिपोर्ट देखें तो 2023 को हॉटेस्ट ईयर वर्ल्ड वाइड बताया गया है। अब इसी को देखते हुए सभी कंट्रीज ने एग्री किया कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को अब रोकना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिन्यूएबल कैपेसिटी को ट्रिपल करना होगा, यानी कि 3x करना होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट है। इट्स एन वेरी एक्सट्रीम एम्बिशियस टारगेट फॉर एवरी कंट्री। क्यों? क्योंकि उसमें एक फाइनेंस का इशू आ जाएगा। अगर देखा जाए ग्राफ के अकॉर्डिंग तो $5.3 ट्रिलियन हर कंट्री को एवरी ईयर चाहिए होगा, जो कि पॉसिबिलिटी में कम आ जाता है, यानी कि उसको अचीव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब देखा जाए तो इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। G20 में जितनी भी कंट्रीज आती है ना, सबसे ज्यादा कार्बन यूसेज उन्हीं कंट्रीज से किया जाता है। अब देखना ही होगा कि क्या सारी कंट्रीज इसको अचीव कर पाती हैं या फिर नहीं। साथ में आपको एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ कि ब्रिटेन ने क्या कहा है। ब्रिटेन ने कमिट किया है कि वो 2 बिलियन तक क्लाइमेट चेंज फंड रेज करेगा उन कंट्रीज को जिनको डेवलपिंग के लिए हेल्प चाहिए क्लाइमेट चेंज के लिए। और जो अमाउंट मैंने आपको बताया वो सिर्फ 2030 तक ही नहीं, 2050 तक चाहिए होगा, तब जाकर हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, वो
कम हो पाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बिगेस्ट अचीवमेंट पर, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सारी कंट्रीज उस पर एग्री हुई हैं, जिसका नाम है दिल्ली डिक्लेरेशन। ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ना सुनने में। इसमें 83 पैरास दिए गए हैं जिसमें अलग अलग चीजें बताई गई हैं। उनमें से मैं कुछ चीजें आपको बता देती हूँ कि उसमें क्या है। और हाँ, इसमें 100% कंसेंसस मिला है सभी कंट्रीज से। इसमें पहला डिसीजन तो ये लिया गया था कि किसी भी टेररिज्म को नहीं सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू होता है। नेक्स्ट ये बताया गया कि सस्टेनेबल ग्रोथ और इक्विटेबल ग्रोथ के ऊपर बात की जाएगी। साथ में एस्केलेरेटिंग प्रोग्रेस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर भी डिक्लेरेशन दी गई। साथ में यह भी बताया गया कि ओपन एंड फेयर ट्रेड फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड फर्टिलाइजर्स में भी प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट जो बड़ा डिसीजन लिया गया वो था क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसका नाम है क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब ये क्या है मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। ये बेसिकली एक टेम्पलेट बनेगा कि जो अश्योर करेगा कोई टैक्स के साथ हेराफेरी ना करे, या फिर क्रिप्टो के नाम पर कोई भी अनरजिस्टर्ड या फिर अनअकाउंटेबल वेल्थ को इकट्ठा ना करे। तो इसका मतलब यह है कि एवरीथिंग शुड बी अकाउंटेबल, सब कुछ रिपोर्ट में होना चाहिए। अब इस समिट से आपने क्या सीखा, ये तो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया कि ये 4 सेक्टर अब इंडिया में बहुत ज्यादा बूम करने वाले हैं। सबसे पहले तो रेलवे सेक्टर, जब इतनी बड़ी कनेक्टिविटी होगी, हमारा कॉरिडोर बनेगा, इस कॉरिडोर के बारे में भी आप आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा सुनने वाले हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इंडिया के लिए। तो रेलवे सेक्टर तो बूम करेगा ही, साथ में मैंने आपको बताया शुगर इंडस्ट्री काफी ज्यादा बूम करेगी, और उसके बाद रिन्यूएबल इंडस्ट्री भी बूम करेगी, और अगर देखा जाए तो ट्रेड इंडस्ट्री भी काफी ज्यादा बूम करेगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप करोड़पति भी बन सकते हो इन सब सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर कर। तो क्या सोच रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कितना प्राउड है अपने इंडिया के ऊपर, और हाँ, आपको ये G20 समिट के जो डिसीजंस हैं ये करेक्ट लगे या फिर नहीं, क्योंकि मुझे तो सारे डिसीजंस काफी ज्यादा करेक्ट लगे। और हाँ, मुझे ये भी लगता है कि अब आने वाले टाइम में हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है ना, वो काफी ज्यादा ग्रो करने वाली है, भले वो UPI से रिलेटेड हो या फिर ऐसे ऐप से रिलेटेड हो जो बाकी कंट्रीज भी अपनी कंट्री में लाना चाहती है। UPI से रिलेटेड तो आपने सुना ही होगा कि अब हर कंट्री चाहती है कि ऐसा पेमेंट सिस्टम उनके पास भी हो, जो कि एक सुपर पावर बन चुका है हमारे इंडिया के लिए। अगर अभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। अगर आपको इंडिया के लिए प्राउड है तो जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना।